नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा कार्यक्रम आज की चर्चा में। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान की सामरिक साझेदारी साझा ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है और ये समूह शुरू से ही भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र रहा है। सम्मेलन के दौरान सभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा और विकास क्षेत्र में सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इसके लिए एक जिम्मेदार आसियान की जरूरत है। भारत और आसियान के बीच आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, फाइनेंशियल और आर्थिक और फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक के बीच भी कई समानताएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन शुआन फुक के साथ आसियान इंडिया वर्चुअल समिट की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत के अलावा सभी 10 आसियान सदस्य देशों के नेताओं ने भाग लिया। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। हर 2 साल में आसियान देशों का सम्मेलन होता है जिसमें सभी देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक विषयों पर चर्चा की जाती है। एक तरह से देखें तो इसकी स्थापना एशिया प्रशांत के औपनिवेशिक देशों के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और इस संगठन में 10 दक्षिण एशियाई देश शामिल हैं। इनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे भारत आसियान शिखर सम्मेलन की और इसके मजबूत होते रिश्तों की, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है पूर्व राजदूत जितेंद्र नाथ मिश्रा जी और विदेश मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीराम चौलिया जी। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चौलिया, आपसे शुरुआत करूंगी। भारत आसियान शिखर सम्मेलन के आपकी नजर में अब तक के हासिलात, टेकअवेज, आउटकम कहें तो क्या हैं? जी प्रीति, ये जैसे आपने समझाया बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है हमारे। ये बिल्कुल हमारे निकट पड़ोसी ही माने जा सकते हैं क्योंकि म्यांमार तो हमसे जुड़ा हुआ है जमीनी तौर पर, लेकिन अगर आप अंडमान देख लीजिए, अंडमान निकोबार जो द्वीप है हमारा, वहां से इंडोनेशिया जो आसियान का केंद्र है, आसियान का हेडक्वार्टर्स वहीं पर है, आसियान का नेतृत्व करता रहा है दशकों से। इंडोनेशिया का जो उत्तरी तट है, सुमात्रा आचे जो कहते हैं, वो वहां से केवल 90 समुद्री मील दूरी पर है। तो आप समझ लीजिए कि जैसे हम पहले मानते थे कि दक्षिण एशिया हमारे लिए हमारी जो पड़ोस है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया आसियान जो है वो भी एक पड़ोसी है और हमारी जो जैसे भारत के जो इंटरेस्ट हैं, हमारे जो विजन है, वो जो दृष्टि है वो बढ़ती जा रही है। तो हम बड़ी शक्ति बनना चाहते, महाशक्ति बनना चाहते, तो उसके लिए आसियान का साथ बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। तो ये जो समिट हुआ अभी, शिखर वार्ता, ये रेगुलर हुआ करते हैं, लेकिन इस बार एक खासियत थी कि प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया कि कनेक्टिविटी, जैसे आपने कहा संयोजकता हम कहते हैं हिंदी में, तो इस पे काफी जोर दिया है मोदी सरकार ने। क्योंकि एक तो मणिपुर और मिजोरम जो हमारी जो उत्तर पूर्व में है, वहां से म्यांमार, थाईलैंड होते हुए वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इन सब से गुजरते हुए हम कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए ताकि आर्थिक तौर पर हमारे उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ मिलाकर एक बड़ा यूनिट बनाया जाए। दूसरा, आपने सही कहा कि चीन के बढ़ते कदम जैसे एक साए की तरह पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया पर लगी हुई है। दक्षिण चीनी समुद्र जो कहते हैं, उसमें वियतनाम, फिलीपींस, खासतौर पर ये तो, और मलेशिया भी, इन सब के विवाद हैं चीन के साथ, और चीन बहुत ही धौंसिया रवैया अपना रहा है। अभी हाल ही में हमने म्यांमार को एक सबमरीन भेंट दिया है और ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पहली बार भारत ने एक नौसैनिक सहायता दी है आसियान कंट्रीज को इस तरह। और आसियान कंट्रीज और भी चाहते कि भारत उस क्षेत्र में और आए, व्यापार के लिए आए, तेल के ऑयल ड्रिलिंग के लिए आए साउथ चाइना सी में, और वो समझते हैं कि भारत के आने से वो एक संतुलन बन जाता है चीन के साथ। और ऐतिहासिक तौर पे भी प्रीति जी, ये जो पूरा इलाका है इसे इंडो चाइना कहा करते थे। इंडो चाइना का मतलब तो यही है ना कि दो बड़ी जो सिविलाइजेशन है, चीन है और भारत है, इन दोनों का प्रभाव इस क्षेत्र में रहा है। आप सदियों पीछे चले जाएं, लेकिन पिछले 2-3 दशकों में चीन बहुत आगे है और एक तरह से दबाव भी डाल रहा है इन सब पर। तो और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया
जापान, अमेरिका, ये इन सब के साथ हमारी क्वाड अलायंस, एक कोalition भी बनी हुई है, गठबंधन। और इनकी भी नजर है कि आसियान को किस तरह से उजागर किया जाए, आसियान की जो एकता है उसको किस तरह बनाए रखा जाए, क्योंकि चीन चाह रहा है कि एक दूसरे से लड़ाएं और आसियान को कमजोर रखें ताकि उसका दबदबा बढ़ा रहे। तो भू राजनीतिक तौर पे और व्यापारिक और वाणिज्यिक और सांस्कृतिक तौर पे भी आसियान हमारे लिए केंद्र है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, और इस पर प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है और इसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, जितेंद्र नाथ मिश्रा सर, आपकी नज़रिए से जाने तो भारत के लिए आसियान का ये शिखर सम्मेलन कितना अहम है, और जैसा चौलिया सर भी बता रहे हैं कि खासकर तब जब चीन की गतिविधियों को लेकर इस समूह के कई देश चिंता में हैं। अवश्य, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें निमंत्रण दिया आज, बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा पहले चीन के बारे में कि चीन के कदम तो बढ़े हुए हैं आसियान में बहुत ज़्यादा। अगर हम कुछ फिगर्स ले लें, स्टेटिस्टिक्स ले लें, तो देखिए इंडिया की ट्रेड जो है, हमारा व्यापार आसियान के साथ तकरीबन विदेश मंत्रालय के मुताबिक 97 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, और हमारी इन्वेस्टमेंट तकरीबन बिटवीन 2 और 3 बिलियन डॉलर्स है। चीन का तो बहुत गुना ज़्यादा है। जैसे कि प्रोफेसर चावलिया ने कहा है, चीन बहुत आगे है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं हो सकते, क्योंकि एशियन सेंचुरी जो है जिसकी बात चर्चाएं होती है, जब डेंग शियाओपिंग ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उनकी मीटिंग हुई थी 1988 में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि दी एशियन सेंचुरी होगी, भारत उसमें, दोनों भारत, चीन और भारत शामिल होंगे। लेकिन आज वो सिर्फ चीनी सेंचुरी बन गया है, मतलब उनके अंदाज से। लेकिन इससे हमें जूझना है, लड़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम चीन से लड़े, बिल्कुल नहीं, हम अपने आप से जूझें, अपने आप से लड़े। यानी कि हमारी जो कैपेबिलिटीज है, हर फील्ड में हमारी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं, ज़्यादातर इकोनॉमिक फील्ड में बढ़ाएं। और आसियान, जैसे कि प्रोफेसर चावलिया ने कहा, आसियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक। इसको इंडो चाइना कहते थे, कुछ लोग ग्रेटर इंडिया कहते थे। मतलब हिंदुस्तान में अगर हम अपना इतिहास देखें तो इसमें हमें खुद एहसास नहीं होता है कि कितना हमारा व्यापार होता था। जैसे कि चोलों का, कलिंग का, और सुमात्रा, जावा, श्रीविजय, और यहाँ तक नौसेना, चोलाओं की नौसेना भी वहां पहुंच गई व्यापार के मामले में, युद्ध के लिए नहीं। तो ये सब आजकल भी हो रहा है। तो हमें ये करना जरूरी है कि हमें आसियान के साथ हमारे संपर्क बढ़ाने चाहिए। हमें चीन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें आसियान के बारे में और अपने आप के बारे में, और हम दोनों के बीच में कैसे हमारे संपर्क और भी मजबूत हो, इसकी बात करनी चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कनेक्टिविटी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। 1993 में मैं डिप्यूटी सेक्रेटरी था विदेश मंत्रालय में, म्यांमार को देखता था। तो तामू मोरे की बॉर्डर ट्रेड की ओपनिंग हुई थी, हमारे चिदम्बरम जी थे व्यापार मंत्री, और मैं वहां गया था। और अभी मैं गया था पिछले साल नागालैंड, और वहां उन्होंने हमें बताया, सर ये सब तो बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम लोगों के बीच, अलग अलग राज्यों की बीच भी तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर हम नागालैंड, मिजोरम और बाकी जो राज्य हैं, हम आपस में अगर कनेक्ट नहीं हो सके तो आसियान के साथ कैसे बनेंगे? ये भी हमारी इंटरनल मामला है जिसको हमें आसियान के साथ जोड़ना पड़ेगा। हमारा ट्राइलैटरल हाईवे है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, अभी तक वो नहीं बना है, कोशिशें चल रही है, वो फिर चलेगा कंबोडिया और लाओस, और शायद वियतनाम भी चले। लेकिन हम काफी पीछे हैं और हमें ये मजबूत करने हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम आसियान के साथ चलें। क्योंकि अगर आप देखें, हमारी जो विजन है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव हमारी जो है, और आसियान की जो आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक है, दोनों अगर आप पढ़ें, ध्यान से, गौर से पढ़ें, तो सेंट्रलिटी ऑफ आसियान इसमें बिल्कुल सेंटर में है। इसमें कोई समस्या ही नहीं है भारत और आसियान के बीच में। हमारे जो ताल्लुकात है बहुत अच्छे हैं,
लेकिन हमें बहुत ज्यादा आगे करना है। यही मुसीबत है कि हमें बहुत आगे बढ़ना है। कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम नहीं है। और वो कहते हैं कि आसियान के जो मैकेनिज्म है, ADMM प्लस हो या ARF हो वगैरह, उन्हीं के जरिए ये सब कोऑपरेशन और बढ़ना चाहिए। और हमारी भी डॉक्यूमेंट भी वही कहती है, प्रधानमंत्री ने भी वही कहा, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और जहां तक क्वाड की बात है, देखिए क्वाड एक अलग चीज है और आसियान और क्वाड, देखिए आसियान के देश क्वाड के बारे में ज्यादा नहीं बोलते, एटलीस्ट पब्लिकली नहीं बोलते, प्राइवेटली जो भी कुछ कहें। और क्वाड हमारे लिए इसलिए जरूरी हो गया कि चीन बहुत आगे बढ़ गया है और अमेरिका भी एक एशिया पैसिफिक पावर है, भारत तो है ही, और ऑस्ट्रेलिया और जापान तो हैं ही। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए हम सबको मिलना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइना से युद्ध करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आसियान ये बहुत अच्छी तरह समझती है, क्योंकि उनकी जो उनका व्यापार चाइना से इतने जुड़े हुए हैं चीन के साथ, तो उससे अपने आप को अलग करना बहुत मुश्किल है। और ये उम्मीद भी नहीं है, वो नहीं कर सकते, इतना सरल नहीं है। हाँ। तो हमें सब साथ मिलके करना है। और शायद ये भी हो कि हमारी जो चीन के साथ समस्याएं, आपसी समस्याएं हैं हमारे लद्दाख में, अगर उसका कोई हल हो तो शायद एक लार्जर कोऑपरेटिव मैकेनिज्म भी हो सके। हम किसी भी चीज को, डिप्लोमेट जो होते हैं कूटनीति में, किसी चीज को हम ना नहीं कहते, तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद। जैसे मिश्रा सर ने कहा, डॉक्टर चौलिया, कि हम चीन पर उतना फोकस ना करें, हम जो आसियान देश हैं उस पर फोकस करें। और जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत और आसियान के बीच आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, फाइनेंशियल और जिसको हम एक तरह से आर्थिक कहें, और फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रायोरिटी है। कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर यही विकास के पहलू बनते हैं, डेवलपमेंट इन्हीं के जरिए होता है। तो कनेक्टिविटी का पर जोर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जरा सा हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बताइए कि कनेक्टिविटी से ओवरऑल क्या मतलब है, किस तरह से डेवलपमेंट में कारगर है, और आसियान देशों से एक तरह से भारत को डायरेक्ट फायदा कैसे पहुंचेगा। जी प्रीति, मैं एक उदाहरण दूंगा। देखिए 10 देश हैं आसियान में, इसमें 5-6 ही ऐसे हैं जिनके यहाँ हमारे डायरेक्ट यातायात की जो सुविधा है, फ्लाइट्स, और कई ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे बड़े घनिष्ठ संबंध है। वो इसलिए क्योंकि हमारे भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं, जैसे मलेशिया है, वहां पे बहुत बड़ा भारतीय समुदाय है, सिंगापुर है, तो थाईलैंड है। लेकिन अभी वियतनाम के साथ भी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है, हाल ही में मैंने भी लिया था एक। तो आहिस्ता आहिस्ता एक तो ये कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, दूसरी मल्टी मॉडल जो हम कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर आप नक्शा देखें तो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो 10 देश हैं उसमें कई समुद्री हैं, द्वीप हैं, और कुछ जो है वो जमीनी जुड़ी हुई है हमसे। तो जो समुद्री है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको जो है कोस्टल जो डेवलपमेंट है वो उस पे ज्यादा फोकस करनी होगी। अब प्रधानमंत्री जी का है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और उन्होंने ब्लू इकोनॉमी पर भी बहुत जोर दिया है, जिससे कि हम और निकट बन सकें इन देशों के। व्यापार में अब देखिए ट्रेड, गुड्स की जो ट्रेड है वो लगभग $90 बिलियन तक पहुंच चुकी है यहाँ भारत और आसियान की। लेकिन सर्विसेज जो हम कहते हैं, जिसमें भारत की बढ़त है, तो उस पे अभी भी कई अंकुश लगे हुए हैं। और अगर सर्विसेज खोल दिए जाएं तो फिर ज्यादा हमारे जो स्किल्ड प्रोफेशनल, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, टेलीकॉम हो, IT सर्विसेज हो, इन सब चीजों में हम और ज्यादा वहां निर्यात कर सकते हैं। और इन सब के बीच देखिए एक सामरिक वो जो चीन का फैक्टर तो रहता ही है, उसे नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो हम कहते हैं, हाँ, वो पूरे छाई हुई है इस पूरे प्रांत में। और म्यांमार जो बिल्कुल हमसे जुड़ा हुआ है पूर्वी तरफ, तो बंगाल की खाड़ी में वहां तक, और बांग्लादेश जिसके साथ हमारे बड़ी घनिष्ठ संबंध है, उसके बावजूद बांग्लादेश
में भी चीन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है। तो एक तो हमें सतर्क ये भी रहना है कि किस तरह चीन द्वारा हम घिर ना जाएं। तो उस घिराव को से निपटने के लिए भी हमें अभी ज्यादातर जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन, जैसे मैंने कहा म्यांमार को अभी हमने एक पनडुब्बी भी दी है, और साथ साथ वियतनाम के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस हो रहे हैं। इंडोनेशिया ये सबसे बड़ा देश है पूरे आसियान का, और एक तरह से उनका नेता भी है, और इंडोनेशिया चाहती है कि पूरे जो आसियान है वो एक समूह एकजुट रहे और बांट ना दिया जाए। और इसमें भारत ने आसियान सेंट्रलिटी की बात कही है। तो कनेक्टिविटी के माध्यम से वो चाहते हैं कि भारत और आए। हमारे ओएनजीसी विदेश का उदाहरण ले लीजिए, वो कई सालों से साउथ चाइना सी में हमने ड्रिलिंग ऑयल राइट्स ले रखी हैं। तो मैं वियतनाम गया था कुछ महीनों पहले, तो वो थोड़े से हड़बड़ा गए थे, कह रहे थे कि अच्छा भाई, आप हिंदुस्तान का मकसद क्या है? पहले तो आप विवादित क्षेत्र में, जो चीन के साथ विवादित क्षेत्र हैं, वहां पर आप ऑयल ब्लॉक्स ले रहे थे, लेकिन अब आप वहां से हटना चाहते हैं और दूर हटना चाहते हैं। क्या आप चीन से मुकाबला नहीं करोगे? अब देखिए, वियतनाम चाहता है कि हम आए, और एक तरह से जो बैलेंस, जो संतुलन, सामरिक संतुलन की जो बात आती है, उसमें वो चाहते हैं भारत शामिल हो। आरसेप बड़ा एक ग्रुपिंग है अभी इनकी, जिनमें सारे आसियान देश शामिल हो गए हैं। एक व्यापार का एक बड़ा एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एरिया। अब उसमें भी आसियान देश चाह रहे थे कि भारत रहे, ताकि चीन का पलड़ा बहुत भारी ना हो जाए उसमें। जापान भी उसमें शामिल है, कोरिया भी है, और ऑस्ट्रेलिया भी। तो हम ही उसके कारण है, हमारे घरेलू कारण है, काफी प्रेशर थे हमारे यहाँ कि व्यापार में अगर हम पूरा बाजार हम खोल डालें तो चीन दक्षिण आसियान देशों के माध्यम से आकर हमारे पूरे मार्केट पे कब्जा ना कर लाए। तो ये सब चीजें आसियान चाहता है कि हम और बढ़ें आगे। कुछ हद तक हमारे जो घरेलू जो प्रेशर्स हैं उसकी वजह से हम उतना नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण ये है इकोनॉमिक कनेक्टिविटी में, प्रीति, कि अभी जो नई सरकार अमेरिका में आने वाली है, जो बाइडेन की, ये शायद पहले जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप करके एक बड़ी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ करती थी यहाँ पर, जिसमें से अमेरिका बाहर निकल आया, निकास कर गया, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते थे, डोनाल्ड ट्रंप 2017 में। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका वापस टीपीपी को एक नए बेसिस पर उजागर कर सकती है। और अगर ऐसी बात है और अगर उसको रिवाइव किया गया, तो जापान भी उसमें उसका एक बड़ा केंद्र है टीपीपी का, जापान चला ही रहा है टीपीपी को। तो हम भी एक तरह से नेगोशिएट करके किसी न किसी, ये जो बड़े व्यवस्थाएं हैं व्यापारिक, जो रीजनल कनेक्टिविटी की, उसमें भी हमें शामिल होना है। सिर्फ ये बायलैटरल मामला नहीं है हमारे और आसियान के बीच में, बाकी भी यहाँ पे और भी खिलाड़ी हैं, और उन सबसे एकजुट होकर ही हम खेल पाएंगे। तो आरसेप में तो हम चीन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन टीपीपी अगर बनता है तो इस तरह के अरेंजमेंट में, व्यवस्था में हमें शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। और रही बात सर्विसेज की, हम अभी उस बात पर अड़े हुए हैं कि सर्विसेज आप ज्यादा हमारे लिए खोलिए, फिर जाकर हम इन व्यापार अरेंजमेंट्स में शामिल होंगे। तो इस तरह से नेगोशिएशन आगे बढ़ते हैं, लेकिन सामरिक दृष्टि हमारी साफ है। डॉक्टर जयशंकर, हमारे जो विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि हम एक बैलेंस चाहते हैं एशिया में। फिलहाल बैलेंस नहीं है, चीन का ज्यादा दबाव है, तो हमें इसे अगर पीछे धकेलना है, हमें खुद सुरक्षित रहना है, तो आसियान में भी हमें कनेक्टिविटी के जरिए आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो प्रभाव है वो बढ़ता जाए, यही हमारा लक्ष्य। बिल्कुल। और इस समय हम देखें, भारत या आसियान देश या दुनिया, सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 की है, और उसके बाद किस तरह से आर्थिक मजबूती आएगी, उसमें आसियान देशों की क्या भूमिका रहेगी। मिश्रा सर, मैं चाहूँगी इस मसले पर आप बताएं, क्योंकि कोविड-19 पर प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भारत की जो प्रतिक्रिया है और व्यापक सहयोग है उसका भी जिक्र किया, और महामारी से लड़ने के लिए आसियान की पहल का स्वागत किया। कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में $1 बिलियन के योगदान की घोषणा भी की। तो कोविड-19 के बाद आर्थिक मजबूती में आसियान देशों की क्या भूमिका और इस पर सहयोग कितना महत्वपूर्ण? ये तो बहुत ज़रूरी है, और प्रधानमंत्री ने ये जो अनाउंसमेंट किया इस फंड का, ये दिस इज़ टू बी वेलकम्ड। और कोविड में ये समस्या ये है कि कोविड होने से हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ये तो समस्या है ही हमारे लिए। लेकिन आसियान के देशों ने शायद कोविड क्राइसिस का कुछ अच्छा उसका फेस किया है, और कुछ सॉल्यूशंस किए हैं, अच्छे किए हैं।
और मैं तो कहूंगा कि कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कोविड हो या चाहे कोविड ना हो। कनेक्टिविटी जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर अर्थनैतिक हमारे जो ताल्लुकात उसको बढ़ाया जाए, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हो, बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी की जरूरत है। और हमारे पास हाँ फंड्स हैं, हमने तो अनाउंस किया है इस फंड का, लेकिन हमारा जो ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना जरूरी है, टेक्नोलॉजी है। और कनेक्टिविटी सिर्फ फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे कि प्रोफेसर चावलिया ने कहा है, आउटर स्पेस में भी है। हमारा एक ट्रैकिंग सेंटर है हो ची मिन्ह सिटी में, वियतनाम में, जहां से हम देख सकते हैं। उसके जरिए टेलीमेडिसिन हो सकता है, उसके जरिए एग्रीकल्चर हो सकता है, उसके जरिए हम क्रॉप्स का जो है एग्रीकल्चर का उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो RCEP की बात हुई थी, RCEP की बात हुई, दरवाजे अभी बंद नहीं हुए, उनकी अग्रीमेंट अभी साइन होने वाली है कुछ ही दिनों में, 19 तारीख को शायद। और उन्होंने भारत के लिए एक स्थान रखी हुई है, स्थान अभी तक है, मतलब अभी तक उम्मीद है कि ये हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम चीन से इतने मतलब घिरे हुए हैं कि हम हार गए हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये हो सकता है। और ये डिप्लोमेसी में, कूटनीति में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हमें कभी दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। अच्छा, कनेक्टिविटी की जो बात है, मैं वियतनाम में था, कनेक्टिविटी, कल्चरल कनेक्टिविटी भी है। बिल्कुल, मतलब वहां पे हम चाम मंदिरों में, जो चंपा मंदिर हैं, वहाँ हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मैं कौंसल जनरल था वहाँ, और हमने उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। और उसकी जो रेस्टोरेशन हो रही है, और लाओस में मैं राजदूत था, लाओस में वाटफू में भी रेस्टोरेशन हो रही है शिव मंदिर की। तो इसका मतलब है हमारे ऐतिहासिक संपर्क जो हैं वो फिर से वो हमें उसको हम उसको देख रहे हैं एक नए निगाह से, मतलब इन अ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। तो कनेक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे पीपल टू पीपल हो, चाहे अर्थनीति में हो, चाहे कूटनीति में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, सब कुछ है। और आसियान यही चाहती है। हमारा जैसे मैंने कहा, कोई झगड़ा नहीं है, हमारे जो आउटलुक है दोनों पूरा मिलते हैं। और जहां तक चीन की बात है, चीन हमें चाहे घिरे वो ना घिरे, हमें अगर मजबूत हम अपने आप को करें, अगर हम कोविड से लड़ रहे हैं और हम लड़ रहे हैं, तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है आसियान के लिए कि भारत लड़ रहा है और हम भारत से मिलके इसका इलाज करें। जैसे कि हम मास्क वगैरह भी दे सकते हैं, और वैक्सीन बनाने में तो भारत अद्वितीय है, सारी पृथ्वी में बिल्कुल आगे है वैक्सीन में, ये सब दुनिया जानती है और बन रही है और बनेगी। अभी वो स्पुतनिक वैक्सीन का शायद डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज को कॉन्ट्रैक्ट मिला था कुछ दिनों पहले, और इसमें भी भारत बिल्कुल आगे आ सकता है और सारी दुनिया को दिखा सकता है कि हम सारी पृथ्वी का, हमारी जितनी भी समस्याएं हो, निजी समस्याएं हो, हम सारी जगत का सुधार भी कर सकते हैं, और हम अपने सारे देशों को, मित्रों को, हम उनकी भी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर चावलिया, अगर देखें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ऐसे 5 देशों ने साथ मिलकर, हम पीछे जाएं तो अगस्त 1967 की बात है जब आसियान का गठन हुआ था। तब शायद किसी को अनुमान भी नहीं था कि ये जो संस्था है अपने गठन के 50 से ज़्यादा साल पूरे भी कर पाई थी। तमाम कयास थे इसे लेकर। अभी तक का हम सफ़र देखें तो ये संगठन कितना सफल रहा है, बातें जो चर्चाएं हुई हैं, एक्शन प्लान को लेकर कितना आगे बढ़ा है। जब भारत के साथ इनकी वार्ता शुरू हुई है, आगे हम देखें तो चैलेंजेस को लेकर आप क्या कहेंगे, और जो कदम अब तक उठाए गए हैं उन पर आपकी राय क्या है? देखिए, प्रांतीय एकीकरण का जो आप उदाहरण में अगर आते हैं तो आसियान का नाम हमेशा ऊंचा ही लिया जाता है। यूरोपीय संघ है, अफ्रीकी संघ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स हैं, और उसके बाद आसियान है। सार्क जो हमारी जो संगठन है उसके मुकाबले तो आसियान ज्यादा कारगर है जी। और आसियान में व्यापारिक एक जो कॉमन मार्केट हम कहते हैं, सिंगल मार्केट, वो बनी हुई है और फ्री ट्रेड एरिया है। तो ये सब इसके बड़े आर्थिक लाभ इन्हें मिले हैं,
और जैसे 1991 के बाद ये तेजी पकड़ गई, क्योंकि जो आधारशिला तो 5 ने रखी थी, लेकिन अब 10 हो गए। और जितने भी शीत युद्ध के दौरान जो प्रो सोवियत और प्रो अमेरिकन जो कैंप्स थे वो सब मिल गए अब एक। तो अभी क्या है कि ज्योग्राफी जो हम कहते हैं, भूगोल के हिसाब से जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी और क्लोजनेस हो इन्होंने बना रखी है। लेकिन कमजोरी इनकी आती है जो भू राजनीति पर। वहां पर वो चीन का पलड़ा बहुत भारी है लाओस और कैम्बोडिया पे। पहले म्यांमार पे भी था, अब पिछले कुछ सालों में एक तरह की लोकतांत्रिकरण चल रही है। अभी म्यांमार में चुनाव भी हुए हाल ही में। तो कुछ हद तक वो चीन का जो एक क्या कहें अब उपनिवेशवाद जो भी कह लें वो कम हुआ है। हाँ। लेकिन अभी भी जैसे दक्षिण चीन सागर पर इन लोगों का विवाद है, काफी झगड़े हैं। तो इस पर चीन ने अभी कई टापुओं पे कब्जा कर लिया है और वहां पे इन्होंने फौजी ये जो पूरा बंदोबस्त बना लिया है और एक तरह की मिलिट्री बेस ही कह लीजिए। तो ये हजारों इन्होंने इस तरह के बना रखे हैं पूरे प्रांत में। और फिलीपींस जैसे देश जो छोटे हैं, जो कमजोर हैं, इन्हें डरा धमका कर इन्होंने कई जगहों से भी वहां से दफा भी करा दिया है। तो चीन का जो है ये एक साया है और आसियान इस पे एकजुट होकर जवाब नहीं दे पा रही है। इसलिए हम कहते हैं कोहेसिव आसियान। हम चाहते हैं कि सारे 10 जो हैं एक मुट्ठी की तरह बने रहें। बिल्कुल, यानी इस पहलू पर ध्यान देना होगा, इस पहलू पर ध्यान देना होगा। इसी के साथ जो आज की चर्चा का समय है वो यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर चौलिया, जितेंद्र नाथ मिश्रा सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोविड काल में तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित करके अहम बिंदुओं पर बात करने की कोशिश हुई है। उम्मीद है कि कोरोना काल के बाद जो ये क्षेत्र है उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने में और आपसी सहयोग को बढ़ाने में ये सम्मेलन आगे कारगर साबित होगा। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट